हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ा था और उस पर क्वेश्चन किया था। आज के क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। उसके साथ ही बच्चों हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बच्चों शुरू करते हैं ओम्स लॉ। ठीक, आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, ओम्स लॉ। ओके, ये जो टॉपिक है बच्चों इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब इसके आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो चीज़ें हमारा यूज होती जाएगी और हर जगह ओम्स लॉ यूज होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो देखो बच्चों, ओम्स लॉ, ओम्स जो था वो साइंटिस्ट थे। ठीक है, उसने अपना लॉ दिया। अब देखो लॉ कैसे दिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो बच्चों उन्होंने किया क्या, जैसे मान लो बच्चों हमारे पास मान लो ये कंडक्टर है। ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टर है। ओके, ये क्या है, कंडक्टर। ये क्या है बच्चों, कंडक्टर है। ठीक, अब इस कंडक्टर के क्रॉस हमने देखो बच्चों वायर लगाया हुआ है और यहाँ पे एमीटर लगाया हुआ है। ओके, अब इसमें बच्चों हमने पोटेंशियल भी अप्लाई किया है। ठीक, और इस पोटेंशियल के क्रॉस हमने इस कंडक्टर को कनेक्ट किया है। ओके, अब देखो बच्चों एमीटर जो है वो इस सर्किट में करंट को मेजर कर रहा है। ठीक है, और इस कंडक्टर के क्रॉस बच्चों, इस कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल मेजर करने के लिए हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया है। ठीक है, वोल्ट मीटर बच्चों पैरेलल में यूज होता है और वोल्ट मीटर किसी सर्किट में किसी इक्विपमेंट का पोटेंशियल मेजर करता है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी कंडक्टर में करंट आई फ्लो होता है, ठीक है, तो इस कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल है बच्चों, जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस करंट के। ज़्यादा करंट जाएगा बच्चों इस कंडक्टर में, मान लो ज़्यादा करंट जाएगा तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, और इसमें कम करंट जाएगा तो ये जो रीडिंग आ रहा था वोल्ट मीटर का वो कम आ रहा था। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कहता है बच्चों ओम्स लॉ का, पोटेंशियल अक्रॉस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। अब जो पोटेंशियल है बच्चों अक्रॉस कंडक्टर, किसके अक्रॉस, कंडक्टर के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। तो जो पोटेंशियल है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आई। ओके, अब देखो बच्चों ओम्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंट था वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे था, प्रेशर पे था, एरिया पे था एंड वॉल्यूम पे था। अगर बच्चों ये कांस्टेंट ना रहे तो जो हमारा रीडिंग है वोल्ट मीटर का या करंट का वो अलग अलग आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को उन्होंने कांस्टेंट रखा। तो V जो होगा अक्रॉस कंडक्टर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा बच्चों आई। ठीक, तो V प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं बच्चों आर आई। ओके, यहाँ पे बच्चों R इक्वल टू लिख लेंगे V अपॉन आई। अब यहाँ पे जो बच्चों R है ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। R जो है बच्चों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं रेसिस्टेंस। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं बच्चों रेसिस्टेंट। ठीक है, तो R इक्वल टू होता है बच्चों V अपॉन आई। यहाँ पे बच्चों V जो होगा वो पोटेंशियल होगा। ठीक है, और I जो होगा बच्चों वो करंट होगा, करंट। I जो होगा बच्चों वो करंट होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों एक चीज़ बच्चों ध्यान देना, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो बच्चों हमने पोटेंशियल V अप्लाई किया है। ठीक है, तो ध्यान देना इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल होगा वो इसके इक्वल होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके अक्रॉस जो बच्चों पोटेंशियल है वो इसमें करंट पास हो रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग ग्राफ बना लेते हैं वोल्टेज वर्सेस करंट के बीच। ठीक है, तो मान लो बच्चों हम वोल्टेज वेरी कर रहे हैं, मान लो वोल्टेज हम वेरी जो कर रहे हैं वो है हमारा
10 वोल्ट, 20 वोल्ट और 30 वोल्ट डैश डैश। हम लोग यहाँ पे वोल्टेज बच्चों 10 वोल्ट, 20 वोल्ट और 30 वोल्ट कंसीडर किया, ठीक है। अब इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग बच्चों कुछ करंट होगा, ठीक है। तो जो करंट होगा, मान लो बच्चों यहाँ पे जो कंडक्टर में करंट पास हुआ है वो मान लो बच्चों यहाँ पे 2 एम्पियर हुआ, यहाँ पे 4 एम्पियर, ओके, यहाँ पे 6 एम्पियर, ओके, यहाँ पे 8 एम्पियर, ओके। अब इस 2 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग जो बच्चों वोल्टेज आ रहा था एक क्रॉस कंडक्टर, वो आ रहा था मान लो बच्चों यहाँ पे 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट और 40 वोल्ट, ठीक है। तो अब इसका हम लोग बच्चों ग्राफ बनाएंगे। तो ये यहाँ पे पॉइंट आएगा, इसका बच्चों यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इसका बच्चों यहाँ पे आएगा, ठीक है, ओके। तो ये देखो बच्चों जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पॉइंट हम लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट से एक लाइन हम लोग खींचते हैं। तो ये जो लाइन होता है बच्चों वो कुछ एंगल बनाता है थीटा, ठीक है। तो R इक्वल टू बच्चों हम जानते हैं, अगर मैं यहाँ से बच्चों पूछूँ tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू V अपॉन आई होगा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, V अपॉन आई, और यही V अपॉन आई क्या होता है, R होता है। तो जब भी बच्चों ग्राफ रहेगा किस किस के बीच, वोल्टेज और करंट के बीच, वोल्टेज वर्सेस करंट के बीच, तो उसका जो स्लोप होगा बच्चों, उसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा बच्चों, रेसिस्टेंस देगा, ठीक है। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस जो स्लोप होगा बच्चों वो रेसिस्टेंस देगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो बच्चों अगर मैं बोलूँ स्लोप क्या चेंज हो रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे लूँ तो इस पॉइंट पे लूँ बच्चों स्लोप tan थीटा, मान लो tan थीटा मैं पॉइंट ये पॉइंट पे कंसीडर करूँ तो tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे बच्चों लिख लूँगा मैं 10/2। अगर मैं बच्चों इस पॉइंट को कंसीडर करूँ तो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू लिख लूँगा बच्चों, tan थीटा इक्वल टू लिख लूँगा 20/4। तो यहाँ पे देखो बच्चों आया कितना, 5 ओम, और यहाँ पे भी आया 5 ओम। तो यहाँ पे देखो बच्चों जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा है, और एंगल का tan थीटा ही होता है रेसिस्टेंस, मतलब R जो है वो बच्चों कांस्टेंट होता है। R जो होता है बच्चों कांस्टेंट होता है, R जो होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है, R कांस्टेंट होता है, ठीक है। R ना ही V पे डिपेंड करता है ना ही I पे डिपेंड करता है। अब ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसको हम लोग आगे बच्चों समझेंगे, ठीक है। तो स्लोप जो होगा बच्चों, जो स्लोप होगा वोल्टेज और I के बीच ग्राफ का, वो हमें रेसिस्टेंस बताएगा, ठीक है। तो स्लोप ज़्यादा मीन्स रेसिस्टेंस ज़्यादा, स्लोप कम मतलब रेसिस्टेंस कम, ओके। इस क्वेश्चन से समझते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे ये जो ग्राफ दिया है बच्चों V और I के बीच ग्राफ दिया है, ठीक है। अब ये जो है बच्चों R1 है जो कि थीटा बना रहा है 30 डिग्री, और ये है बच्चों किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस R2 जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इन द फिगर VI कर्व रेशियो ऑफ R1 अपॉन R2 विल बी, R1 अपॉन R2 का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो R1 बच्चों हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा कितना है बच्चों 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1√3/2, और R2 बच्चों है tan 60 डिग्री, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे R1 अपॉन R2 इक्वल टू tan 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 30 डिग्री का √3/2, और ये हो गया √3 ख़त्म,
तो ये आ गया बच्चों 1/2 रेशियो, ठीक है। तो R1/R2 का जो वैल्यू आएगा R1/R2 का वो कितना आ जाएगा बच्चों 1/2, ठीक है। तो ये रहा रेशियो ऑफ R1/R2, ठीक। अब देखो बच्चों ओम्स लॉ को हम प्रूफ करते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में हम लोग ओम्स लॉ को प्रूफ करते हैं, ठीक। अब देखो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था जो करेंट डेंसिटी होता है, जो करंट डेंसिटी होता है वो सिग्मा इंटू ई होता है। जो करंट डेंसिटी होता है बच्चों वो क्या होता है सिग्मा इंटू ई, ओके। अब यहाँ पे देखो बच्चों मान लो ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ है बच्चों L, ओके। और क्रॉस सेक्शन एरिया है बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो बच्चों A है, ओके। अब देखो बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है, तो ये हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव और ये हो जाएगा निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे बच्चों इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन वो उनका फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा बच्चों वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो J इक्वल टू हम लोग जानते हैं बच्चों सिग्मा इंटू ई, करेंट डेंसिटी इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ओके। अब देखो बच्चों J इक्वल टू क्या होता है करंट, J इक्वल टू क्या होता है करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा। अब देखो बच्चों मैं रिलेशन बताया था, क्या रिलेशन बताया था, E इक्वल टू जो होता है वो डेल V अपॉन डेल R होता है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल है V और R जो है वो L है, ओके। तो E के जगह लिख लेंगे बच्चों V अपॉन L लिख लेंगे, ओके। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो बच्चों हम लोग को क्या करना है कि ओम्स लॉ मतलब एक टर्म को हम लोग को R के टर्म में लाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों इस I को बच्चों इधर ला देते हैं, ठीक है। तो ये टर्म जो हो जाएगा ये टर्म हो जाएगा बच्चों देखो V अपॉन I को इधर ला दिया, L जो है उधर चला गया बच्चों, L जो है वो उधर चला गया और इधर क्या बच्चा बच्चों सिग्मा इंटू ए, ये टर्म समझ में आया। तो V अपॉन I इक्वल टू हो गया बच्चों L A। अब देखो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ V अपॉन I इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा L अपॉन A, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे V अपॉन I ही होता है R, अभी हम लोग ने पढ़ा है V अपॉन I ही होता है R। तो R इक्वल टू अब देखो 1 अपॉन सिग्मा बच्चों हो जाएगा रो, 1 अपॉन सिग्मा क्या हो जाएगा रो L अपॉन A। तो ये फार्मूला बच्चों याद रखना है, इस फार्मूला को 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो R इक्वल टू हो गया रो L अपॉन A। यहाँ पे बच्चों रो जो होता है वो रेसिस्टिविटी होता है, रो जो होता है वो रेसिस्टिविटी होता है जिसका वैल्यू होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। तो रो को बच्चों बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, ठीक है। या तो रेसिस्टिविटी बोलेंगे बच्चों या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो दो इसका नाम होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग लिख लिए R इक्वल टू रो L अपॉन A, ओके, रो L अपॉन A। अब देखो बच्चों अगर इसको हम लिखें R इक्वल टू V अपॉन I और L अपॉन A, तो हमने रेसिस्टिविटी इक्वल टू पढ़ा हुआ है बच्चों M अपॉन N E स्क्वायर टाउ। ये क्या होता है बच्चों रेसिस्टिविटी का फार्मूला होता है, ठीक है, इन द टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। M अपॉन N E स्क्वायर टाउ, ओके। तो ये हो गया बच्चों रेसिस्टिविटी की जगह अगर ये हम फार्मूला रखते हैं तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो ये आ जाएगा, ठीक है।
बट हम लोग को क्या याद रखना है बच्चों, हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पे रो जो होता है वो रेसिस्टिविटी होता है बच्चों, एल जो होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, एल क्या होता है, एल जो होता है बच्चों लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, ठीक। रो जो होता है रेसिस्टिविटी, एल जो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ओके। अब देखो बच्चों एसआई यूनिट जो होता है वो रेसिस्टेंस का वो होता है ओम, रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है। तो जब भी हम लोग रेसिस्टेंस को मेजर करेंगे उसको ओम में बच्चों मेजर करेंगे। वही एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है बच्चों, ओम मीटर होता है। ये दोनों यूनिट को याद रखना है। ओम मीटर किसका एसआई यूनिट होता है, रेसिस्टिविटी का, और रेसिस्टेंस का ओम होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इन द गिवन फिगर विल बी। अब देखो हम लोग को अरेंज करना है बच्चों किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, ओके। तो ये बच्चों मान लो एंगल बना रहा है θ1 और ये बना रहा है θ2 और ये बना रहा है एंगल θ3, ओके। तो tan θ3 जो होगा बच्चों वो हो जाएगा एंगल बच्चों हम लोग ने θ1 2 3 कुछ अलग ही वैल्यू ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये हम मान लेते हैं, ये बच्चों हम एंगल मान लेते हैं θ1, R1 के करस्पॉन्डिंग θ1, R2 के करस्पॉन्डिंग θ2 और R1 के करस्पॉन्डिंग θ3, R3 के करस्पॉन्डिंग θ3। तो tan θ1 इक्वल टू हो गया बच्चों R1, ओके, और tan θ2 इक्वल टू हो गया बच्चों R2 और tan θ3 इक्वल टू हो गया R3, ओके। तो अगर मैं बोलूँ बच्चों θ1 जो है वो θ2 से बड़ा है और θ2 जो है वो θ3 से बड़ा है, तो जो रेसिस्टेंस होगा बच्चों R1 इज़ ग्रेटर देन R2 इज़ ग्रेटर देन R3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से बच्चों, इसमें से जो ऑप्शन सही होगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो जब भी ग्राफ दिया रहे बच्चों पोटेंशियल और करंट के एक्रॉस, तो हम लोग जब भी रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे तो tan थीटा। अब देखो बच्चों कभी कभी ग्राफ में यहाँ पे I दे दे और यहाँ पे V दे दे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब यहाँ पे मान लो बच्चों I होता है, यहाँ पे मान लो बच्चों V होता है, तो R1 जो हो जाता है वो लेस देन हो जाता, R2 लेस देन हो जाता R3। इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है, ओके। तो जो स्लोप होता है बच्चों वो क्या होता है, स्लोप जो होता है VI ग्राफ का वो हमें देता है रेसिस्टेंस, ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों हम लोग पढ़ते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है। अब हम लोग ने जो ओम्स लॉ में ग्राफ देखा बच्चों वो लीनियर था, क्या था, लीनियर था। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स या मेटल होते हैं या कंडक्टिंग वायर होते हैं जिसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसके, वोल्टेज वर्सेस I के बीच। तो कुछ ग्राफ आता है बच्चों लीनियर और कुछ आता है नॉन लीनियर, उसी चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझते हैं लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो देखो अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस बच्चों हम पोटेंशियल और करंट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ आता है बच्चों मान लो लीनियर ग्राफ आता है। कैसा ग्राफ आता है, लीनियर ग्राफ आता है। मीन्स बच्चों R जो होगा वो कांस्टेंट होगा, इस केस में R जो होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, ओके, ठीक। तो इसमें बच्चों हम लोग देखते हैं कि ओहमिक लीनियर कंडक्टर क्या होता है, ओहमिक या लीनियर कंडक्टर क्या होता है। तो दोज सब्सटेंस या कंडक्टर ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर्स। कोई भी सब्सटेंस बच्चों या कंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ओहमिक कंडक्टर। और जो भी एलिमेंट या सब्सटेंस बच्चों
ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ओके, उसका जो ग्राफ होगा वो लीनियर ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा? लीनियर ग्राफ होगा। और लीनियर ग्राफ क्या शो करेगा? जो रेसिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बच्चों जब भी हम लोग किसी कंडक्टर का ग्राफ लीनियर आता है तो उस केस में बच्चों जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर क्या रखते हैं बच्चों? कांस्टेंट रखते हैं। तो जो आई होगा, आई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा वी, या वी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आई। इस चीज़ को बच्चों ध्यान देना है, ठीक है। तो जो हमारा करंट वोल्टेज का प्रोपोर्शनल हो गया या वोल्टेज करंट का प्रोपोर्शनल हो गया, तो प्रोपोर्शनली एक टर्म दूसरे का प्रोपोर्शनल होता है तो उसका ग्राफ जो होता है बच्चों वो कैसा आता है? लीनियर आता है, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा उसका जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा। इस बात को बच्चों याद रखना है, ओके। अब देखो नेक्स्ट है बच्चों नॉन लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे बच्चों जिनका जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो नॉन लीनियर होगा, ठीक है। तो नॉन लीनियर में बच्चों हम लोग जो सब्सटेंस को डिफाइन करते हैं उसको बोलते हैं नॉन ओहमिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? नॉन ओहमिक सब्सटेंस, नॉन ओहमिक सब्सटेंस, ठीक है। तो जो सब्सटेंस या अब मटेरियल बच्चों या कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो उसका जो ग्राफ आता है बच्चों वो नॉन लीनियर आता है, ठीक है, जिसको हम लोग नॉन ओहमिक सब्सटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं ग्राफ बनाया हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ग्राफ बनाया हूँ, ठीक, यहाँ पे मैं ग्राफ बनाया हूँ बच्चों करंट वर्सेस वोल्टेज के, ठीक है, करंट वर्सेस वोल्टेज के बीच ग्राफ है। कौन सा एलिमेंट लिया हूँ बच्चों? यहाँ पे मैं गैलियम लिया हूँ और आर्सेनिक लिया हूँ, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों इसका जो ग्राफ है, ओके, इस ग्राफ में क्या देख रहे हो? यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देखोगे बच्चे करंट जो है वो सेम है। करंट क्या है बच्चों? आई जो है वो सेम है। तो करंट के सेम वैल्यू के लिए यहाँ पे जो पोटेंशियल है बच्चों, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो ये एक पोटेंशियल है और एक ये पोटेंशियल है। तो सेम करंट के लिए जो पोटेंशियल होगा हो रहा है बच्चों वो डिफरेंट हो रहा है, मतलब डिफरेंट हो रहा है, डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, ओके। तो इस ग्राफ को बच्चों हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक, ओके। नॉन लीनियर वी आई कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है? द रिलेशन बिटवीन वी आई इज नॉट यूनिक, देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ वोल्ट फॉर द सेम करंट, देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ वी। यहाँ पे जो वी का वोल्टेज है वो एक करंट के लिए क्या है बच्चों? 2 है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ हो शो कर रहा है बच्चों वो क्या कर रहा है? लीनियर नॉन लीनियर कर रहा है, मीन्स सिंपल बोल सकते हो कर्व कर रहा है, ठीक है। अब देखो दूसरा ग्राफ क्या है बच्चों? दूसरा ग्राफ में देखो, दूसरा ग्राफ में बच्चों मैंने एक डायोड का ग्राफ बनाया, ठीक है। जैसे मान लो बच्चों ये हमारे पास डायोड है, ठीक है, ये हमारे पास डायोड है, ठीक है। अब ये डायोड का होता है पी टाइप और ये होता है एन टाइप, ठीक है, पी टाइप और एन टाइप होता है, ठीक। अब एक होता है बच्चों इसमें फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, और दूसरा होता है बच्चों रिवर्स बायस, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में बच्चों सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी ग्राफ समझना है कैसे ग्राफ नॉन लीनियर आ रहा है या कर्व आ रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक होता है हमारा टर्म फॉरवर्ड बायस, दूसरा होता है रिवर्स बायस, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस में मान लो बच्चों हम वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं तो जो करंट है बच्चों वो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है बच्चों वो मिली एम्पियर में होता है और रिवर्स बायस में बच्चों माइक्रो एम्पियर में होता है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ना बच्चों, ये जो ग्राफ है ना वो फॉरवर्ड बायस के लिए है। किसके लिए है? फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अब देखो सेम पोटेंशियल बच्चों 2 वोल्ट हमने बैटरी को रिवर्स करके लगा दिया इसी डायोड में, ठीक है, रिवर्स करके लगा दिया, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों जो 2 वोल्टेज के लिए पोटेंशियल अप्लाई किया तो जो करंट आ रहा है बच्चों वो डिफरेंट आ रहा है। मीन्स यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं?
सेम वोल्टेज के लिए बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं जो वोल्टेज है वो सेम है, वोल्टेज सेम वोल्टेज के लिए जो करंट का जो वैल्यू आ रहा है बच्चों, करंट का जो वैल्यू आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट या मोर देन वन आ रहा है, मोर देन वन आ रहा है, ठीक है, मोर देन वन आ रहा है, ठीक। इसको हम लोग बच्चों सेमीकंडक्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। बस याद रखना है बच्चों, अगर हम किसी डायोड में पोटेंशियल सेम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं बट टर्मिनल चेंज कर देते हैं, जिसके वजह से हमारा जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, कर्व आता है या नॉन लीनियर आता है, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ में। अब देखो ये बच्चों क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ठीक, कि कोई ग्राफ यहाँ पे देख रहे होगे, ये जो ग्राफ है वो यहाँ तक ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है और यहाँ पे बेंड कर गया है। क्यों बेंड किया है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेसिस्टर इज ऑब्जर्व टू डिवाइस फ्रॉम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हायर वैल्यू ऑफ करेंट एज सो इन फिगर। यहाँ पे देखो बच्चों IV कैरेक्टरिस्टिक दिया है, V अगर बच्चों VI कैरेक्टरिस्टिक देता तो ये जो ग्राफ है ना बच्चों वो ये ऐसे हो जाता, ठीक है, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे I दिया है तो जो ग्राफ है बच्चों वो ऐसे हो गया है, और यहाँ पे V और यहाँ पे I देता तो ये ग्राफ बच्चों ऐसे हो जाता, ठीक। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे मान लो किसी रेसिस्टेंस में हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अब जैसे जैसे बच्चों वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो उस वायर या कंडक्टर में करंट बढ़ेगा, ध्यान देना, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बच्चों बढ़ेगा। अब करंट ज़्यादा बढ़ेगा तो उसमें बच्चों क्या होगा, प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस होगा। क्या होगा बच्चों, हायर वैल्यू ऑफ करंट रेसिस्टर गेट हीटेड। अब देखो बच्चों जब करंट ज़्यादा होगा तो वो रेसिस्टेंस गर्म हो जाएगा, ठीक है, जिसके वजह से बच्चों रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा और जो रेसिस्टर होगा बिकम्स नॉन ओहमिक, और नॉन ओहमिक होगा तो बच्चों वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो सेम पोटेंशियल अगर बढ़ाते जाते हैं, पोटेंशियल बढ़ाते जाते हैं तो करंट जो हो रहा है वो बच्चों डिक्रीज होने लग रहा है, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, हायर पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं तो करंट कंडक्टर में बढ़ता है, और करंट हिट हो जाने की वजह से ये जो पर्सन है करंट कंडक्टर का वो नॉन ओहमिक हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक तो ये ओहमिक था, जैसे ही ज़्यादा करंट पास हुआ तो वो हिट हो गया, जिसके वजह से वो नॉन ओहमिक हो गया, ओके। इस चीज़ को बच्चों याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक, ओके। अब देखो बच्चों इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, हम लोग ने माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखा ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है, ओके। तो वहाँ पे हमने एक फार्मूला फाइंड किया बच्चों, R इक्वल टू V अपॉन आई। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R इक्वल टू हम लोग ने फाइंड किया V अपॉन आई, ठीक। तो रेसिस्टेंस को बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, या फ्लो ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं बच्चों, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट। तो इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है बच्चों, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है जो कि उस कंडक्टर या उस मटेरियल सब्सटेंस में करंट फ्लो होता है ना, या चार्ज फ्लो होता है ना, उसके फ्लो को अपोज करता है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो R इक्वल टू होता है बच्चों V अपॉन आई, मैथमेटिकली R इक्वल टू होता है V अपॉन आई, ठीक। तो R जो डिपेंड करता है बच्चों, R जो डिपेंड करता है, R डिपेंड्स ऑन शेप, साइज एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल, ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना बच्चों, ना ही V पे करता है ना ही I पे करता है, ये शेप, साइज एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। SI यूनिट क्या होता है बच्चों, SI यूनिट जो होता है वो ओम होता है। SI यूनिट क्या होता है बच्चों, ओम होता है, जिसको हम
सिंबली इससे लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो R इक्वल टू V अपॉन आई, ये पॉइंट बच्चों याद रखना है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। ओके, अब देखो तीसरा फैक्टर किस पे डिपेंड करता है बच्चों, R जो डिपेंड करता है, R डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस क्या होता है बच्चों, बढ़ता है, किसका, कंडक्टर का। बट सेमीकंडक्टर के केस में आर टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस कम होता है। ओके, ठीक। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस होता है बच्चों, रेसिस्टेंस किसी कंडक्टर वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एल। अगर मान लो बच्चों ये हमारे पास वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ एल है। ओके, अगर लेंथ हम इंक्रीज करते हैं बच्चों, ठीक है, तो जो रेसिस्टेंस होता है वो उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, पहला इक्वेशन। दूसरा बच्चों, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ये दूसरा बच्चों, ठीक। अगर हम ए बढ़ाते हैं, अगर हम ए बढ़ाते हैं तो आर जो होता है वो कम होता है, ए घटाते हैं तो आर जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है। तो एक वायर देखो बच्चों, एक वायर हमारे पास मान लो ठीक है, और एक वायर जो है वो थिन है, ठीक है। तो इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों ए है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल है, तो ए इज़ ग्रेटर देन ए, तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा ना बच्चों, इसका जो रेसिस्टेंस होगा वो एरिया ज़्यादा मतलब रेसिस्टेंस कम होगा। तो इसका बच्चों रेसिस्टेंस कम होगा और इसका रेसिस्टेंस बच्चों ज़्यादा होगा, ठीक। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं बच्चों, तो हम फाइंड करते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं बच्चों, तो आर इक्वल टू हो जाता है रो एल अपॉन ए, आर इक्वल टू हो जाता है रो एल अपॉन ए। रो जो होता है बच्चों रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है, रो जो होता है वो रेसिस्टिविटी होता है। ओके, ठीक है, रो क्या होता है बच्चों, रेसिस्टिविटी होता है, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों रो को डिफाइन कर लेते हैं, ओके। रो जो होता है बच्चों रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक। तो यहाँ से बच्चों हम रो इक्वल टू लिख लेंगे आर ए अपॉन एल। रो इक्वल टू क्या लिख लेंगे बच्चों, आर ए अपॉन एल। अब ध्यान देना बच्चों, ठीक है, रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर मान लो किसी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों ए 1 हो गया और लेंथ 1 हो गया, तो जो रो होगा वो आर होगा, ठीक है। तो जो रो होता है बच्चों वो रेसिस्टेंस होता है, क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, जब वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 हो और लेंथ जो है वो यूनिट हो, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे बच्चों, इट इज रेसिस्टेंस when length of wire is 1 meter and cross section area is 1 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चों अगर 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, तो रो जो होगा वो रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एसआई यूनिट इसका बच्चों होता है, एसआई यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है। और ये डिपेंड करता है बच्चों, ये शेप साइज और कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल, कि वायर किस मटेरियल का बना हुआ है, उसका नेचर क्या, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये बच्चों डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल, इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। तो
जो फार्मूला बच्चों याद रखना है वो R इक्वल टू रो एल अपन ए, R इक्वल टू वी अपन आई। ओके, ये सब फार्मूला याद रखना है। अब देखो बच्चों, हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो बच्चों, एक है रेसिस्टेंस, ये है R1 और ये है बच्चों R2 और ये है बच्चों R3। ओके, तो हमको क्वेश्चन में बच्चों फाइंड करना है, फाइंड R1 R2 एंड R3। ठीक है, R1 R2 R3 फाइंड करके बच्चों अरेंज कर दो किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, ओके, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं R1। ओके, तो R1 के लिए देखो बच्चों, ये लेंथ लेंगे जो 3A दिया है, फिर ये दिया है A, ये लेंथ लेंगे। R1 के लिए ये बच्चों लेंगे एरिया, ये क्या ले लेंगे एरिया, और ये जो होगा बच्चों वो लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर R1 के लिए बच्चों, फॉर R1 जो लेंथ होगा बच्चों L जो होगा वो 2A होगा, और एरिया जो होगा वो कौन सा पार्ट होगा बच्चों, दिस पार्ट 3A इंटू ए, मीन्स एरिया जो हो जाएगा 3A इंटू ए, मतलब 3A स्क्वायर। ठीक है, तो R1 हो जाएगा बच्चों रो L अपॉन ए। ठीक है, तो रो L की जगह है बच्चों 2A अपॉन एरिया 3A स्क्वायर। तो ये ख़त्म हो गया बच्चों। तो R1 का जो वैल्यू आया रो 2 अपॉन 3A, R1 आ गया बच्चों रो 2 अपॉन 3A। ओके, वैसे ही बच्चों R2 फाइंड करेंगे। R2 फाइंड करेंगे कैसे, देखो R2 कहाँ है बच्चों, R2 के लिए देखो बच्चों, ये जो होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये जो होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, फॉर R2 ठीक है, L जो होगा बच्चों, L जो होगा फॉर R2 L जो होगा बच्चों वो A हो जाएगा, L जो होगा वो A होगा, और एरिया जो होगा, एरिया वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, एरिया जो होगा वो ये वैल्यू होगा। ठीक है, और ये हो गया बच्चों 3A और ये 2A, 3A और 2A, एरिया क्या हो जाएगा बच्चों 3A इंटू 2A, मतलब 6A स्क्वायर। ठीक, तो R2 हो जाएगा बच्चों रो L A अपॉन एरिया 6A स्क्वायर, A ख़त्म, तो R2 हो गया बच्चों रो 1 अपॉन 6A। ठीक है, रो 1 अपॉन 6A। वैसे ही बच्चों हम लोग फाइंड कर लेंगे R3। ठीक है, R3 बच्चों फाइंड करेंगे फॉर R3। अब देखना बच्चों R3 के लिए कौन सा लेंगे वैल्यू। R3 के लिए बच्चों जो लेंथ लेंगे वो ये लेंगे, L जो होगा बच्चों, L जो होगा वो 3A होगा, और एरिया जो होगा बच्चों वो ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एरिया जो होगा वो ये पार्ट, तो एरिया A इंटू 2A कितना हो जाएगा, एरिया A इंटू 2A स्क्वायर। तो R3 इक्वल टू हो गया बच्चों रो L की जगह 3A अपॉन 2A स्क्वायर, ये हो गया बच्चों R3 इक्वल टू 3 अपॉन 2A रो। ठीक है, तो अब इसको बच्चों हम लोग अरेंज करते हैं। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 2/3 1/6, R3 सबसे बड़ा वैल्यू है बच्चों, R3 सबसे बड़ा वैल्यू है, उसके बाद से R1 है, उसके बाद से R2 है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर। ओके, देखो बच्चों ये हमारे पास हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर है। ठीक है, ये जो बच्चों ये जो रीजन है ना वो खाली वाला रीजन है। ओके, और जो वायर है ना वो ये पर्सन इसका सॉलिड है बच्चों। ओके, ठीक, अब देखो बच्चों इसका जो रेसिस्टिविटी है वो मान लो रो है, रो जो है वो रेसिस्टिविटी,
रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर इसका R1 है तो ये जो वाइट कलर का सिलेंडर देख रहे हो बच्चों, उसका जो एरिया होगा बच्चों, एरिया वो क्या हो जाएगा, पाई R1²। और येलो वाला जो दिख रहा है बच्चों, उसका एरिया जो होगा, एरिया जो होगा वो पाई R2², ठीक है। तो ये है बच्चों R1 और ये है बच्चों R2। तो ये जो एरिया हम फाइंड करेंगे बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया E इक्वल टू हो जाएगा पाई R2² माइनस पाई R1²। ठीक, इसमें हम पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बच्चों R2² माइनस R1²। ओके, ये हो गया एरिया, एरिया हो गया, ठीक। ओके, और लेंथ जो बच्चों दिया है वो मान लो इसका L दिया है। लेंथ कितना दिया है बच्चों, L दिया है, ठीक है। ठीक, तो जो रेसिस्टेंस होगा बच्चों R इक्वल टू रो L अपॉन A, और रो L की जगह लेंथ दिया है, एरिया की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, पाई R2² माइनस R1²। ये हो गया बच्चों रेसिस्टेंस, ठीक है। तो रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए बच्चों वायर का लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया मायने रखता है, ठीक है। तो R इक्वल टू रो L पाई, ओके, ठीक। अब देखो बच्चों, मैं एक SW दे रहा हूँ, ठीक है। ये बताना है कि कहाँ पे रेसिस्टेंस वायर में ज़्यादा होगा, ठीक है। फाइंड रेसिस्टेंस, फाइंड रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ वायर एज शो इन फिगर, एज शो इन फिगर, ठीक है, फिगर, ओके। तो जो हमारा बच्चे ये हो गया R1, ठीक है, ये हो गया R1, और ये हो गया बच्चों R2, ठीक है, ये हो गया बच्चों R2, ठीक है। मान लो ये बच्चों हो गया इसका रेडियस R2 हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम बच्चों अगर रेसिस्टेंस निकाले तो R इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। और इसके लिए बच्चों हम निकाले R इक्वल टू रो L अपॉन A। तो यहाँ पे बच्चों एरिया जो है वो ज़्यादा है, इसका एरिया मान लो A और इसका A। तो जो रेसिस्टेंस होगा बच्चों वो कहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो R1 इज़ ग्रेटर देन हो जाएगा R2, इस बात को याद रखना है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है बच्चों इफेक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑन रेसिस्टेंस ऑफ वायर। अगर किसी वायर को बच्चों हम स्ट्रेच कर दें तो उसके रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस फार्मूला को बच्चों डायरेक्ट याद रखना, या बच्चों आप लोग डेराइव भी कर सकते हो, ठीक है, कि कैसे रेसिस्टेंस वैरी कर रहा है, ओके। तो मान लो बच्चों ये हमारे पास वायर है, ठीक है, ये वायर है जिसका वॉल्यूम दिया है V, और इसी सेम वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ, R चेंज हुआ, ठीक है, R चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुआ, लेंथ चेंज हुआ, और डायमीटर चेंज हुआ, ठीक है। और क्या चेंज हुआ, डायमीटर चेंज हुआ, ठीक है। क्या चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, ठीक है, चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो जो रेसिस्टेंस होगा बच्चों डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A² हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R के पावर 4 हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों में से अगर एरिया बढ़ेगा तो स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगा, रेडियस अगर बढ़ा बच्चों, रेडियस इंक्रीज किया या डिक्रीज किया तो उसके 4 टाइम्स हो जाएगा, और डायमीटर के भी 4 टाइम्स। तो इस फॉर्मूला को बच्चों याद रखना है, ठीक है, ओके। तो आज के क्लास में बच्चों यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय।